या हेलो, चलो आज हम एक और टॉपिक का बात करते हैं, दैट इज विनिमय विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज। है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसे हिंदी में हम विनिमय विपत्र कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या है समझो। बिल ऑफ एक्सचेंज या विनिमय विपत्र एक ऐसी शर्त रहित लिखित आज्ञापत्र होता है। शर्त रहित इंपॉर्टेंट है, सुनो। विनिमय विपत्र एक ऐसी शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है जिसमें लिखने वाला किसी व्यक्ति को आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि या तो स्वयं उसे या उसके आदेशानुसार किसी निश्चित व्यक्ति को या उस विनिमय विपत्र के धारक को मांगने पर एक निश्चित अवधि के पश्चात दे दे। ठीक है, विनिमय विपत्र क्या होता है? एक तरह का शर्त रहित, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, एक तरह की शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है, एक ऑर्डर होता है जिसमें लिखने वाला किसी खास व्यक्ति को, किसी निश्चित व्यक्ति को यह आज्ञा देता है, शर्त रहित आज्ञा होता है, शर्त रहित आज्ञा देता है कि वो निश्चित धनराशि या तो स्वयं उसे, जो लिख रहा है स्वयं उसे या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या जो वो विनिमय विपत्र को धारण करेगा उसको धारक को मांगने पर एक निश्चित अवधि के पश्चात दे दे। विनिमय विपत्र माल के उधार विक्रेता द्वारा, ठीक है, विनिमय विपत्र माल के उधार विक्रेता द्वारा अपने ग्राहक को एक निश्चित धनराशि निश्चित समय पर उसे या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अदा करने के लिए शर्त रहित आदेशित किया जाता है। क्रेता इस विपत्र पर अपनी सहमति सहित हस्ताक्षर करके लेखक को वापस कर देता है या लेखक के लिए प्राप्य बिल या बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। ठीक है, जब इसको क्रेता इस पर एग्री हो जाएगा और वो उसको साइन करके लेखक को वापस कर देता है तो यह लेखक के लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा और इसका स्वीकृतकर्ता यानी कि लेनदार जब इसे स्वीकृत करके लौटा देता है तो यह उसके लिए देय बिल यानी कि बिल्स पेएबल कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार विनिमय विपत्र के 3 पक्षकार होते हैं। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 3 पक्षकार होते हैं। कौन कौन? एक जो लिखता है लेखक, जो उसको स्वीकृत करता है स्वीकृतकर्ता, और तीसरा भुगतान पाने वाला। ठीक है, एक जिसने लिखा, दूसरा लिखा जिसने, वो किसको देना है तो भुगतान पाने वाला हो गया, और जो कौन देगा तीसरा स्वीकृत करता है। इस तरह से इसमें 3 पक्षकार होते हैं। ड्रॉवर जो लिखता है, ड्रॉई जो ना पाने वाला है, और पेई जो भुगतान करने वाला है। ठीक है, आमतौर पर बिल का लेखक और भुगतान पाने वाला यानी कि जो लिखता है मेनली वो कहता है कि मुझे ही चाहिए, यानी कि लेखक और भुगतान पाने वाला एक ही व्यक्ति होता है जब तक कि वो बिल का बेचान किसी तृतीय या किसी निश्चित व्यक्ति को ना कर दे। ठीक है, तो जो बिल का बेचान है दैट इज नोन एज इंडोर्समेंट। बिल के बेचान को ही हम लोग इंडोर्समेंट कहते हैं। खैर, इसका बात हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, बिल ना एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। नॉर्मली आम भाषा में क्या होता है, जब एक माल विक्रेता ने कोई माल विक्रय कर दिया तो उसने क्रेता को उसके एवज में पैसे भी लिए नहीं, उसने क्या किया, एक विनिमय विपत्र, एक शर्त रहित आज्ञा पत्र होता है जो उसको दे देता है, कहता है कि आप इस बिल का भुगतान या तो स्वयं मुझे या मेरे द्वारा आज्ञा जिसको मैं दूंगा उस व्यक्ति को या जो ये विनिमय विपत्र को धारण करेगा उसको एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अवधि के दौरान निश्चित धनराशि उसको दे दे। ठीक है, जब वो उसको देगा जिसको मतलब भुगतान करना है वो उसको साइन करके अपनी सहमति से वो राजी होगा और साइन करके वापस कर देता है। ठीक है, तो यह लेखक के लिए जो लिखेगा उसके लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा, और जो स्वीकृतकर्ता जो इस पर साइन करता है उसके लिए ये बिल्स पेएबल कहलाएगा। ठीक है, इसमें 3 तरह के पक्षकार होते हैं, लिखने वाला लेखक, जो स्वीकार करता है स्वीकृतकर्ता, और जो भुगतान पाता है जिसको देना है वो है ना भुगतान पाने वाला। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। ठीक है, और नॉर्मली लेखक और भुगतान पाने वाला एक ही व्यक्ति होते हैं जब तक कि वो अपने बिल का ना बेचान ना कर दे, मतलब एंडोर्समेंट ना कर दे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हम लोग एंडोर्समेंट ऑफ बिल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये इतना ही हो गया।